ये हम लोग इसमें जानेंगे, ठीक है। तो देखिए ये हो गया मेरा बेल्जियम और श्रीलंका। तो स्टार्ट करते हैं हम किससे, बेल्जियम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया, लोकतंत्र को बचाने के लिए सारा सब काम होगा, ठीक है। और लोकतंत्र में जो पावर को गलत यूज कर रहा है वो पावर को कैसे शेयर करेगा वो सारा चीज को हम लोग जानेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो देखिए बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। यूरोप का क्या है, एक छोटा सा देश है। ये मेरा यूरोप है जिसका क्षेत्रफल राज्य से भी छोटा है, हरियाणा के, भारत के हरियाणा राज्य से क्या है, छोटा है ना। इसकी सीमाएं नीदरलैंड से मिलती है ना, नीदरलैंड से मिलती है, फ्रांस से मिलती है और किससे मिलती है, जर्मनी से मिलती है इसकी सीमाएं। ये मेरा क्या है, बेल्जियम है ना, बेल्जियम है। इसकी सीमाएं क्या है, ये नीदरलैंड हो गया, इधर जर्मनी हो गया और इधर फ्रांस हो गया। ये क्वेश्चन पूछता है कि बेल्जियम जो कंट्री है वो कौन कौन से मतलब कि कंट्री से उसकी सीमाएं मिलती है। तो क्या क्या बताएंगे हम लोग कि फ्रांस से मिलती है, जर्मनी से मिलती है और नीदरलैंड से मिलती है। क्लियर, नोट क्लियर, समझ में आ गया यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। अब आता है इसकी जनसंख्या लगभग 1 करोड़ है। कितना है, 1 करोड़, जो थोड़ा सा अधिक है, जो हरियाणा की जनसंख्या का लगभग आधा है। हरियाणा की जनसंख्या जो मौजूदा है क्या है, उससे आधा है बेल्जियम की जनसंख्या। क्लियर, नोट क्लियर। अब देखो इस छोटा सा देश में रहने वाले लोग का समूह, जाति समूह काफी उलझा हुआ है। छोटा सा देश है लेकिन आपस में लोग जो रह रहा है ना बहुत उलझा हुआ है। क्या है, उलझा हुआ है इन लोग, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो कहता है देश की कुल जनसंख्या में से, ये क्या है, बेल्जियम का मैप है, देश की कुल जनसंख्या में से डच स्पीकिंग कितना है, 59% है। जो डच स्पीकिंग कितना है, डच भाषा बोलने वाले कितने हैं, 59% है, ठीक है। और तुम्हारा फ्रांस बोलने वाले कितना है इसमें, 40% है। फ्रांस बोलने वाले कितना है इसमें, 40% है। और ये ब्रसेल्स जो है किसका राजधानी है, बेल्जियम का राजधानी है ये, ठीक है। तो देखो ब्रसेल्स में जो कैपिटल है बेल्जियम का, इसमें फ्रांस स्पीकिंग कितना है, 80%। राजधानी में कितना परसेंट बोलने वाले हैं फ्रांस, 80%। लेकिन डच स्पीकिंग कितना है यहाँ पे, 20%। सोचो डच की जनसंख्या कहाँ है, ज्यादा है, लेकिन राजधानी में सबसे ज्यादा किसका बोला जा रहा है, फ्रांस। किसका बोला जा रहा है, फ्रांस का बोला जा रहा है, ठीक है। तो जर्मनी स्पीकिंग कितना है यहाँ पे, 1% है। जर्मनी भी इसे टच करता है। तो कहता है फ्रेंच बोलने वाला छोटा समुदाय है, बाकी लोग की तुलना में ज्यादा अमीर और ताकतवर है। जो फ्रेंच है यहाँ पे, है ना, जो फ्रेंच क्या बोल रहा है, एक छोटा समुदाय है लेकिन बोलने वाले में सबसे ज्यादा इसका क्या है, फ्रेंच ज्यादा लोग यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। और ज्यादा पैसा वाला भी है और ताकतवर भी है। कौन, फ्रेंच ज्यादा पैसा वाला भी है और साथ ही साथ क्या है वो, ताकतवर भी है, ठीक है। कहता है डच भाषा बोलने वाले लोग इससे नाखुश है। क्या है, डच जो भाषा बोलते हैं क्या है, नाखुश है। किससे, फ्रेंच से, है ना, क्योंकि उन्हें आर्थिक विकास और शिक्षा के फायदे बहुत बाद में मिलता है। यानी कि सबसे ज्यादा बेल्जियम में शिक्षा का, पैसों का, है ना, फायदा किसको मिलता है सबसे ज्यादा, फ्रेंच को मिलता है। क्लियर, नो क्लियर, समझ में आया है। इसीलिए कौन नाखुश रहता है, डच के लोग क्या रहता है, ज्यादातर नाखुश रहता है, ठीक है। इस 1950-1960 के दशक में डच भाषी और फ्रेंच भाषी समुदायों के बीच तनाव बढ़ गया। समझना है कि नहीं। अब जहाँ पे अमीर गरीब रहेगा तो थोड़ा सा तो तनाव तो बढ़ेगा ही, है ना जी। तो ये दोनों के बीच में क्या बढ़ गया, तनाव बढ़ गया। किसके बीच में बढ़ गया, डच और फ्रेंच के बीच में। देखो कहता है कि दोनों समुदायों के बीच तनाव ब्रसेल्स में सबसे ज्यादा था, राजधानी में सबसे ज्यादा था। किसमें, डच और फ्रेंच में। समझ में आया कि नहीं। ब्रसेल्स में एक खास समस्या थी, डच भाषा बोलने वाले लोग पूरे देश में तो बहुसंख्यक थे लेकिन राजधानी ब्रसेल्स में अल्पसंख्यक थे। डच भाषा बोलने वाले पूरे देश में क्या है, ज्यादा है, लेकिन राजधानी में डच भाषा क्या है, बहुत ही कम बोलता था। समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा श्रीलंका के बारे में। बेल्जियम के बारे में और डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी चैप्टर्स को धीरे धीरे वार्म अप कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि अभी खत्म हो गया है अभी, और ये आगे बीच बीच में आएगा। अब श्रीलंका को समस्या को समझते हैं क्या है। तो कहता है श्रीलंका एक द्वीप राष्ट्र है जो तमिलनाडु के दक्षिण तट से केवल कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह है मेरा श्रीलंका, है ना। ये तमिलनाडु के कुछ ही दूरी पे ये मेरा क्या है, श्रीलंका कंट्री है। क्लियर, नोट क्लियर, समझ में गया। भारत से तमिलनाडु के कुछ ही दूरी पर क्या है, श्रीलंका है। चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखे हो ना जी, हैं। शाहरुख खान क्या होता है, वो भागने के चक्कर में इसमें धीरे धीरे चल जाता है नौ पे, श्रीलंका वाला पुलिस उसको पकड़ लेता है ना। तो मूवी से भी देखिए। इसकी जनसंख्या लगभग 2 करोड़ है। श्रीलंका में जनसंख्या कितनी है, 2 करोड़ है, जो हरियाणा की जनसंख्या के लगभग बराबर है। किसके जनसंख्या के लगभग बराबर है, हरियाणा की जनसंख्या के लगभग बराबर है, ठीक है। फिर क्या कहता है, दक्षिण एशिया क्षेत्र के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की जनसंख्या भी विविध अलग अलग समुदाय है। जैसे अभी दक्षिण एशिया पढ़े ना हम लोग उधर बेल्जियम के बारे में, तो इधर भी क्या है तुम्हारा, श्रीलंका में भी भाषा को लेके
इसमें भी भेदभाव है। क्लियर नॉट क्लियर? तो इसीलिए तो बेल्जियम और श्रीलंका में समानता दिखाया गया, चैप्टर में यही बताया गया है। ठीक है, दोनों भाषा के आधार पर होता है। देखो प्रमुख सामाजिक वर्ग क्या है श्रीलंका में? सिन्हाला स्पीकिंग कितना है यहाँ पे? 74% है, और तमिल स्पीकर कितना है? 18% है। ठीक है, और इसमें क्या कहता है, और श्रीलंकन तमिल कितना है? जो श्रीलंका के है वो तमिल बोल रहा है, वो कितना है? 13%। अब भारतीय तमिल भी वहां बसा हुआ है, क्योंकि बगल में ही है ना श्रीलंका के, तो भारतीय तमिल भी वहां कितना है? 5% है। तो वेरिएशन समझ में आ गया ना? सिन्हाला स्पीकर कितना है, और तमिल में कितना है? 13% है जो श्रीलंका का ही निवासी है जो तमिल बोलता है, और 5% है इंडिया का वहां बसा हुआ है जो अपना परमानेंट वीजा मतलब कुछ बोलते हैं निवास, मतलब क्या बोलते हैं जी, तो भारतीय है तो भारत के है, वो श्रीलंका में बस गया तो श्रीलंकन हो गया। समझ में आ गया ना? इस तरह से। ठीक है, और क्रिश्चियन वहां कितना है? 7%। हाँ, ऐसे भी साउथ में सबसे ज्यादा क्रिश्चियन है भारत में, है ना? जाओगे केरला उरला तो क्रिश्चियन ज्यादातर मिलेगा, तो श्रीलंका में भी क्रिश्चियन है। कितना परसेंट है? 7% है। तो श्रीलंका तमिल लोग देश के उत्तर और पूर्वी भागों में अधिक संख्या में बसे हुए हैं, है ना? अधिक संख्या में कौन बसे हुए हैं? श्रीलंकाई तमिल। कितना है? उत्तर और पूरब में। ये क्या हो गया मेरा? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो क्या बोल रहा है? श्रीलंकाई तमिल देश के उत्तर और पूरब। उत्तर और पूरब किधर है? पूरब ये हो गया, उत्तर ये हो गया। ठीक है, ये बसे हुए थे। यहाँ पे ज्यादातर कौन बसे हुए हैं? श्रीलंकाई तमिल के लोग बसे हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि अधिकांश सिन्हाला भाषा बोलने वाले लोग बौद्ध धर्म है। जो सिन्हाला भाषा बोलते हैं वो कौन से धर्म के हैं? बौद्ध धर्म के। याद रखना, क्वेश्चन पूछता है श्रीलंका में अधिकांश सिन्हाला भाषा बोलने वाला कैसा है? बौद्ध धर्म के है, जबकि अधिकांश तमिल लोग हिंदू और मुस्लिम है। तमिल लोग ज्यादातर क्या है वहाँ? हिंदू और मुस्लिम है, और सिन्हाले वाले लोग कौन से? बौद्ध धर्म के है। क्लियर नॉट क्लियर? क्वेश्चन पूछता भी है। ठीक है, तो जरा कल्पना कीजिए ऐसा स्थिति में क्या हो सकता है। यहाँ दो तरह का भाषा यहाँ भी है ना जी, सिन्हाला भी है और क्या है? तमिल भी है। तो यहाँ भी कुछ होगा। तो कहता है बेल्जियम में डच समुदाय अपनी संख्या की बहुसंख्या का लाभ उठाकर फ्रेंच और जर्मन भाषा बोलने वाली जनसंख्या पर अपनी इच्छा थोप सकता है। जैसे वहां हुआ, तो यहाँ भी क्या कहता था तुम्हारा डच स्पीकिंग क्या कहता? फ्रेंच पे जर्मन भाषा क्या करता था? थोप सकता था, है कि नहीं? लेकिन इससे समुदायों के बीच का संघर्ष और बढ़ जाता। अब किसी को जबरदस्ती हम बोलेंगे कि तुम ये भाषा बोलो, अब उसको बोले का मन नहीं है तो क्या करेगा? विद्रोह कर देगा ना जी, है? जो कि दिक्कत है। तो मैं पहुंच करना, तो देखो इससे समुदाय के बीच क्या हो गया? संघर्ष बढ़ सकता है। किसी के जबरदस्ती भाषा हम थोपेंगे तो क्या हो जाएगा? झगड़ा हो सकता है कि नहीं? अब आता है इससे देश का बहुत व्यवस्थित विभाजन हो सकता है। दोनों पक्ष ब्रसेल्स पर अपना नियंत्रण होने का दावा कर सकता है कि नहीं? अब ब्रसेल्स जो राजधानी था बेल्जियम का, उस पर दोनों पक्ष क्या कर सकता है? दावा कर सकता है। फ्रेंच बोलेगा नहीं, ब्रसेल्स फ्रेंच वाला ज्यादा बोल रहा है तो ज्यादा ताकत किसका चलेगा? फ्रेंच का चलेगा, डच का कम चलेगा। अब इससे क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा ना, है? झगड़ा हो जाएगा, आपस में हो जाएगा। तो इसी प्रकार श्रीलंका में सिन्हाली समुदाय के पास और भी बड़ी बहुसंख्या थी और वे पूरे देश पर अपनी इच्छा थोप सकते थे। सिन्हाला वाला जनसंख्या क्या है? और ज्यादा है ना? तो तमिल वाला फिर क्या करेगा? अपना कहेगा नहीं तुमको सिन्हाला बोले पड़ेगा ना जी, ऐसा कह सकता है। ठीक है, तो ये सिन्हाला का जनसंख्या ज्यादा है यहाँ पे, और क्या है? तमिल का क्या है? अब आइए देखें कि इन दोनों देशों में क्या हुआ। अब देखते हैं। श्रीलंका बहुसंख्यवाद पढ़ेंगे हम लोग। देखो श्रीलंका में श्रीलंका वर्ष 1948 में एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा। कब? 1948 में श्रीलंका क्या बना? एक स्वतंत्र देश के रूप में बनकर उभरा। क्लियर नोट क्लियर? समझ में आ रहा है? अब आगे सिन्हाली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के आधार पर सरकार पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगा। अब सिन्हाला समुदाय का क्या था? ज्यादा था। वो सोचा कि हमारा भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा है, हमारे धर्म के ज्यादा है, तो तमिल वाला पर क्या करो? उसको बोलो कि तुमको ये करना पड़ेगा, इस देश में रहना तो ये करना पड़ेगा कि नहीं? ऐसा बोलने लगा। परिणाम स्वरूप लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार ने सिन्हाली प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए कई बहुसंख्यवाद कदम उठाए गए, है ना? जैसे 1956 में क्या कर दिया? सिन्हाला ऑफिशियल लैंग्वेज को घोषित कर दिया। मतलब कि हाँ, अब क्या है? 1956 एक्ट में सिन्हाला क्या कर दिया गया? ऑफिशियल लैंग्वेज को घोषित कर दिया। यानी श्रीलंका में अब आपको क्या बोलना है? तमिल नहीं चलेगा। किसका चलेगा? सिन्हाला को। अगर आप तमिल बोलते हो तो दिक्कत हो जाएगा, मतलब दिक्कत नहीं होगा, आपको मानना पड़ेगा। सरकार ने ऐसी नीतियां अपनाई जिससे विश्वविद्यालयों में दाखिल और सरकारी नौकरियों में सिन्हाली वादिकों को प्राथमिकता देने लगा। क्या देने लगा? पहले सिन्हाला के आदमी को नौकरी मिलेगा या जॉब मिलेगा, तब किसको मिलेगा? तमिल वाले को मिलेगा। प्राथमिकता किसको देने लगा? सिन्हाला वाले भाषा को देने लगा। ठीक है, एक नए संविधान में यह प्रावधान किया गया कि राज्य और बौद्ध धर्म की रक्षा उसका प्रसार करेगा।
है ना। और ये भी क्योंकि श्रीलंका लोग ज्यादातर किसके धर्म को मानते थे, बौद्ध धर्म को, और इसमें क्या करने लगा कि नहीं हम लोग बौद्ध धर्म को आगे की ओर देखें। तो सरकार द्वारा लगातार उठाए गए इन सभी कदमों से श्रीलंकाई तमिल में अलगाव की भावना धीरे धीरे बढ़ने लगा। पढ़ा ना जी, क्या हो गया, अब सरकार क्या करने जबरदस्ती कदम उठा लिया कि सिन्हाला को ही मानना पड़ेगा। तो तमिल वाले इस पे क्या हो गए, नाखुश हो गए, और फिर तमिल वाले भी एक्शन लेना शुरू कर दिया। समझ में गया। इन्हें लगा कि बौद्ध और सिन्हाली नेताओं द्वारा संचालित कोई भी प्रमुख राजनीतिक दल उनकी भाषा संस्कृति के प्रति संवेदनशील नहीं है। मतलब तमिल लोग को लगने लगा कि इन लोग को पास दिल ही नहीं है। हमारा भी तो, अगर हम हिंदी बोल रहे हैं तो हमारा संस्कृति है ना जी, हमारा उससे जुड़ा हुआ है, आत्मा जुड़ा हुआ है, सब चीजें हम बचपन से वही बोल रहे हैं। अगर हमको कोई जबरदस्ती कहेगा नहीं ये मानो तो बुरा होगा ना, हमारे लिए अच्छा लगेगा, है कि नहीं। तो इसमें जबरदस्ती लगे लगा तमिल लोग को ये थोप रहा है, ये गलत कर रहा है। कौन गलत कर रहा है, सिन्हाला वाले लोग गलत कर रहे हैं, ठीक है। उन्हें लगा कि संविधान और सरकारी नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकार नहीं देती है, और नौकरियां अन्य अवसरों से उनके साथ भेदभाव करती है, हितों में अनदेखी करती है ना। उसको सरकारी नौकरी देता है, नहीं दे रहा, भेदभाव कर रहा है ना। पहले कह रहा है क्या कि श्रीलंका वालों को पेट भरेगा तब किसको हम देंगे, तमिल वालों को देंगे। तो इससे क्या होने लगा, तमिल वालों को लगे लगा ये गलत कर रहा है। परिणाम स्वरूप समय के साथ सिन्हाली और तमिल समुदायों के बीच संबंध कैसा हो गया, तनाव पर। तमिल लोग है और ये क्या है, सिन्हाले लोग, ये दोनों के बीच में क्या होने लगा, तनाव होने लगा, झगड़ा वाला माहौल होने लगा। श्रीलंकाई तमिल ने राजनीतिक दल बनाया और संघर्ष शुरू कर लिया। फिर श्रीलंका वाले क्या हो गए, इकट्ठा हो गए और राजनीतिक दल बनाया, और क्या हो गया, गृह युद्ध छूट गया। क्या छूट गया, अपने ही घर में क्या होने लगा, मारामारी होने लगा। तमिल भाषा को एक अधिकारी भाषा के रूप में मान्यता देना, है ना। फिर क्या उन्होंने मतलब किया कि तमिल भाषा को क्या करना है हमको, तमिल भाषा को हमको और अपने इलाके पर खुद का अधिकार होना चाहिए। जो तमिल वाले लोग थे उसको इलाका का अधिकार भी नहीं मिलता था, सिन्हाला को ज्यादा मिलता था। तो इन्होंने ये मांग किया, ठीक है, उसका अधिकार होना चाहिए। नौकरी और पढ़ाई में क्या होना चाहिए, समानता होना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि सिन्हाला बोलने वाला है तो उसको जल्दी नौकरी मिलेगा और ये तमिल बोलने वाला है तो उसको नौकरी नहीं, दोनों में क्या होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए। लेकिन तमिलों से बसे प्रांतों के अधिक और अधिकार देने की उसकी मांग बार बार ठुकरा दी गई। लेकिन सिन्हाला इसके बात को नहीं माना, नहीं हम तुम कुछ मांग लो हम तुम्हारा बात नहीं सुनेंगे। सिन्हाला वाले जो प्रमुख है वो कुछ मान लो हम तुम्हारा बात नहीं सुनेंगे। समझ में आ गया, डिनाई कर दिया, ठीक है। अब देखो 1980 के दशक तक कई राजनीतिक संगठन का गठन हुआ जिन्होंने श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी भागों में एक स्वतंत्र तमिल, है ना, इलम राज्य की मांग कर दिया। स्वतंत्र इलम क्या बना दिया, इलम राज्य। उत्तरी और दक्षिण में क्या बना दिया, रेड वाला है ना, तो पहले ऐसा था, है ना, इसमें इलम राज्य घोषित कर दिया। क्लियर, ठीक है जी। दोनों समुदाय के बीच अब अविश्वास बढ़कर एक व्यापक संघर्ष में बदल गया। अविश्वास है ना बढ़ गया, अब उसको लगे लगा सिन्हाला इन लोग भी ग्रुप बना लिया है, कल के हम पे भी क्या कर सकता है, अटैक करेगा, अविश्वास के कारण, है ना। तो जल्द ही गृह युद्ध में बदल गया। गृह युद्ध किसे कहते हैं, एक ही देश के नागरिकों के बीच होने वाला युद्ध। आगे समझ में, एक ही देश के नागरिकों के बीच होने वाले युद्ध को हम लोग क्या बोलते हैं, गृह युद्ध। परिणाम से दोनों समुदायों के हजारों लोग मारे गए। देखो उस समय का ये पिक्चर है, और दोनों समुदायों के बीच क्या हो गए, हजारों लोग मारे गए। समझ में आया। कई परिवारों को, है ना, शरणार्थी बनकर देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा और किसी दूसरे देश में जाना पड़ा। है सच में, लोग अपना घर मकान छोड़ के देखो सब जा रहे हैं, समुद्र किनारे से जा रहे हैं जी, है, जाना पड़ गया, है ना। ये तो देखो हमने कक्षा 10 में पढ़े हैं, श्रीलंका के उत्कृष्ट आर्थिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिकॉर्ड के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना, एजुकेशन के बारे में, है ना। अब इसके आगे बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन गृह युद्ध देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन के बुरी तरह से प्रभावित करता है। अगर घर में ही तुम्हारे झगड़ा होता है तो देश क्या होगा, डेवलप नहीं होगा। तुम्हारे संस्कृति, समाज पे, एजुकेशन पे, इकोनॉमिक्स पे, हर चीज पे क्या करेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा, और जिससे देश और क्या हो जाएगा, गरीब और